आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे उलझे हुए और चर्चित केसों में से एक की 2008 का वो डबल मर्डर केस। आइए इसकी जांच के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 16 और 17 मई 2008 की रात से। एक बंद अपार्टमेंट और अंदर दो लाशें। बस यही एक सवाल था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आखिर कैसे हुआ ये सब? ये एक ऐसा रहस्य था जिसने, आप यकीन मानिए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों तक के पसीने छुड़ा दिए थे। तो चलिए इस केस की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, असली कहानी तो तब शुरू होती है जब लोकल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और फिर देश के टॉप इन्वेस्टिगेटर्स की एंट्री होती है। मामला इतना पेचीदा था और शुरुआत में कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो इसे भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। उम्मीद बस यही थी कि शायद वो इस गुत्थी को सुलझा पाएंगे। और बस यहीं से इस केस की जांच का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादित दौर शुरू होता है। सीबीआई के आते ही मानो पूरा खेल ही बदल गया। तो जो पहली सीबीआई टीम आई वो काम कर रही थी आउटसाइडर थ्योरी पर। मतलब उन्हें लग रहा था कि कातिल कोई बाहरी इंसान है जो घर के बाहर से आया था। कई लोगों से पूछताछ हुई, नार्को एनालिसिस जैसे टेस्ट भी हुए, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा, कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अब जरा सोचिए, जांच एक दिशा में बढ़ रही थी और फिर अचानक एक नई सीबीआई टीम आती है और पूरे केस को 180 डिग्री घुमा देती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। है ना ये कमाल की बात? एजेंसी एक सीबीआई, लेकिन टीमें दो और थ्योरीज बिल्कुल अलग। एक टीम कातिल को बाहर ढूंढ रही थी तो दूसरी टीम को शक था कि कातिल घर के अंदर ही मौजूद है। इस टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो साफ दिखता है कि कितनी तेजी से सब कुछ बदला। देखिए, मई 2008 में शुरुआती जांच हुई, जून में पहली टीम आई जो बाहर के लोगों पर शक कर रही थी, और सितंबर आते आते दूसरी टीम ने पूरा फोकस घर के अंदर के लोगों पर कर दिया। कुछ ही महीनों में सब कुछ पलट गया। तो जो नई थ्योरी सामने आई वो ये थी कि ये एक इनसाइड जॉब है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक संभावित हथियार की तरफ भी इशारा किया, एक गोल्फ क्लब। और ये गोल्फ क्लब घर के अंदर ही मौजूद था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर गोल्फ क्लब हथियार था तो वो हथियार आखिर गया कहाँ? सच तो ये है कि वो कथित मर्डर वेपन कभी मिला ही नहीं, और ये अभियोजन पक्ष के केस की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बन गया। तो जांच तो चल ही रही थी, लेकिन अब ये मामला सिर्फ जांच एजेंसियों के दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा। चलिए देखते हैं कि कैसे ये केस निकलकर पूरे देश के ड्राइंग रूम तक पहुंच गया। धीरे धीरे जांच से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मीडिया में आने लगी, और फिर तो बस देखते ही देखते ये मामला एक नॉर्मल क्रिमिनल केस नहीं रहा, बल्कि नेशनल टेलीविजन पर प्राइम टाइम डिबेट का सबसे हॉट टॉपिक बन गया। और इसी को कहते हैं मीडिया ट्रायल। ये वो स्थिति होती है जब मीडिया में चल रही बहसें और खबरें जनता की राय को इतना ज्यादा प्रभावित करने लगती हैं कि अदालत के फैसले का इंतजार ही नहीं होता। लोग अपने मन में ही एक फैसला सुना देते हैं। हर रोज टीवी पर गर्मा गर्म बहसें होती थी, सबूतों से ज्यादा लोगों के कैरेक्टर पर, उनकी जिंदगी पर बातें होने लगी। नतीजा, जनता दो गुटों में बंट गई और अदालत के बाहर एक पूरी की पूरी कहानी तैयार हो चुकी थी। ठीक है, तो मीडिया ट्रायल और पब्लिक डिबेट से हटकर अब सीधे चलते हैं कोर्टरूम में। देखते हैं कि कानूनी तौर पर क्या नतीजा निकला और ये फैसला किन सबूतों पर आधारित था। सालों की जांच, लंबी सुनवाइयों और न जाने कितनी हेडलाइंस के बाद आखिरकार 2013 में फैसले का दिन आया। उस दिन वाकई पूरे देश की नजरें गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट पर थी। और फैसला आया, उम्र कैद। आरुषि के माता पिता को ही दोषी पाया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, जबकि कई लोगों को इसकी उम्मीद थी। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये फैसला किसी डायरेक्ट सबूत के आधार पर नहीं था। ये आधारित था परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर। मतलब सबूतों की एक ऐसी चेन जिसे जोड़कर एक नतीजे पर पहुंचा गया। कोई चश्मदीद गवाह नहीं, और जैसा हमने पहले बात की, हत्या का हथियार भी कभी नहीं मिला। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला नहीं था। 2017 में इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और इस केस में एक और नया मोड़ आ गया। और आखिर में हम उसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इस पूरे केस की जड़ में है।
एक ऐसा सवाल जो आज भी कानूनी जानकारों से लेकर आम आदमी तक सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या शक को सबूत मान लिया गया था? और शायद यही वो सवाल है जो इस केस को भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे उलझे हुए और विवादास्पद मामलों में से एक बनाता है।